जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो देश का अंतरिम बजट पेश किया गया है और इस अंतरिम बजट में आने वाले भारत के उन वर्षों की एक छवि दिखलाई पड़ी है जो कहा जा रहा है कि वर्ष 2047 में देश कैसा होगा, तो उसकी तैयारी के लिए एक बजट है। वैसे तो यह अंतरिम बजट है, अभी इसके बाद में जुलाई में बजट आएगा और वो एक नई सरकार का बजट होगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का ये छठा बजट है। तो आइए हमारे स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ, जहां कुछ डिग्री कॉलेज के युवा छात्राएं भी हैं, वहीं हमारे साथ डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर भी यहां जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। रेडियो जागो 90.4 FM में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं यहाँ पर एमकॉम की छात्रा स्मिता मिश्रा और एमकॉम की दूसरी छात्रा हैं शुभी चतुर्वेदी, और हमारे साथ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं कॉमर्स विभाग के डॉक्टर रवि अग्रवाल, और कॉमर्स विभाग के ही प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार कनौजिया जी। हम आप सभी का स्टूडियो की तरफ से स्वागत करते हैं। तो बजट पर चर्चा करने से पहले एक बजट पर अगर जो आज आया है इसका उद्देश्य क्या था, इस पर एक विहंगम दृष्टि अगर हम डालते हैं तो ये बजट गरीब, किसान और युवाओं पर इसका पूरा ध्यान केंद्रित रहा, क्योंकि सरकार का ध्यान आने वाले चुनावों को लेकर के बजट को पेश करना हमेशा हो रहता है। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में लोग बहुत आशा कर रहे थे कि कोई परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि जो इनकम टैक्स के करदाता हैं, ITR दाखिल करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पिछले 10 सालों में ITR फाइल करने वाले लोगों की संख्या में 2.4% की वृद्धि हुई है, यानी कि इतने लोग अब ज़्यादा हैं जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो आइए हम इस चर्चा में शामिल करते हैं सबसे पहले उन हमारे देश की होनहार बालिकाओं को कि इस बजट में आखिर जो अब की बार ये बजट का केंद्र युवा भी रहे, तो वो युवाओं के लिए और विशेष तौर पर लड़कियों के लिए इसमें बात कही गई है कि 4 से 14 साल तक की जो लड़की हैं, इनको सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त दिया जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है और इससे बचाने के लिए सरकार का एक प्रयास है। तो ये बताइए आप लोग कि ये इस पर क्या आपके ऊपर क्या मतलब कैसे आप लेती हैं सरकार के इस निर्णय को? स्मिता मिश्रा जी। सर, सर्वाइकल कैंसर स्पेसिफिकली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं या लगातार किसी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं बैठ के, तो सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको फ्री में जो ये लाभ मिल रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो इसको आप बहुत सकारात्मक नज़रिया से लेती हैं। जी सर। इसके अलावा आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बजट में पाई जो लड़कियों के लिए विशेष तौर पर, मतलब इस देश की युवा शक्ति के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? सर, देश की युवा शक्ति के लिए जो समावेशी विकास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है, वहाँ पे बताया गया कि उसको और अच्छा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। महिलाओं के आंगनवाड़ी केंद्रों में आशा वर्कर्स के लिए भी कुछ आयुष्मान भारत के थ्रू टीकाकरण को भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि ये ऐसे प्रयास हैं जिससे हमारे देश के युवाओं को, साथ ही महिलाओं को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना एक जो पहले चलाई गई थी, उसमें लखपति दीदी योजना को में जो 2 करोड़ पहले जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का जो पिछली वर्ष जो उपलब्धि हासिल हुई, उसे इस बार 3 करोड़ कर दिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो महिलाओं को इन्वेस्टर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। जी। तो शुभी, आप ये इन्होंने बताया जैसे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, तो इसके अलावा और क्या आप समझती हैं
आप पढ़ भी रही हैं, या आप वोटर भी हैं, युवा शक्ति भी हैं, तो युवाओं के लिए उनकी पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि आपको ने शायद सुना होगा कि IIM ज़्यादा खुले हैं देश में पिछले 10 सालों में, और उसके साथ साथ में IIT भी देश में बहुत ज़्यादा खुले हैं। तो ये IIM खुलने की और IIT खुलने की जो प्रक्रिया सरकार ने इसमें घोषणा की है वो बढ़ाएंगे, उससे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जो युवा शक्ति है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? सो इसमें डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा कि जो इन लोगों ने IIT और IIM सेक्टर में बढ़ावा दिया है, इससे इन लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे इनको इसमें इस सेक्टर में जाने के लिए, और टेक्निकल नॉलेज जब मिलेगी तो इस क्षेत्र में काम होगा तो डेवलपमेंट होगा। हमारे साथ में हैं कृष्ण कुमार कनौजिया जी। कृष्ण कुमार कनौजिया जी, ये जो इसमें बजट में अभी आपने देखा कि पिछली बार सरकार ने DBT के माध्यम से लोगों को उनकी जो सब्सिडी की धनराशि है या जो प्रोत्साहन राशि है वो पहुंचाई। एक तरफ तो भ्रष्टाचार पे नकेल लगी, दूसरी तरफ इस प्रक्रिया से एक देश की लोगों को देश की योजनाओं के प्रति विश्वास भी जागृत हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि जो अभी सरकार ने DBT के माध्यम से खाते में पैसा भेजने का जो कार्यक्रम शुरू किया, उससे लाभ कैसे लोगों को पहुंच रहा है? ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य था गवर्नमेंट का, जिससे उन्होंने क्या किया कि जितने भी खाते थे उन्होंने जोड़ दिए सारे। जो लीकेज थी पहले, जो बहुत स्तरों पे जो एक चेन थी, पैसा आता था ऊपर से नीचे तक, तो उसमें लीकेज बहुत थे, और उस लीकेज को ख़त्म करके सरकार ने सही मायने में जो पैसा एक अंतिम व्यक्ति तक या जो लाभार्थी से पहुंचना चाहिए वो पहुंचना शुरू हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों का विश्वास है वो सरकार पे लगातार बढ़ रहा है, और लोगों को उनकी अर्निंग, जो पैसा जिन्होंने कमाया वास्तव में जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। डॉक्टर रवि अग्रवाल जी, ये GST की वजह से जो है उद्योगों पर बोझ घटा है और दूसरी तरफ से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो सरकार ने ITR भरने की प्रक्रिया को आसान करने की अभी घोषणा की है इस बजट में। आप किस नज़रिए से लेते हैं? व्यापारियों को इससे क्या लाभ पहुंचेगा, आम जनता को क्या लाभ पहुंचेगा? क्योंकि दूसरी तरफ अब की बार कोई भी स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया है, तो स्लैब में जब परिवर्तन नहीं किया जाता है तो लोग उसको दूसरे नज़रिए से लेते हैं कि नहीं, कोई इनकम टैक्स में बचत नहीं हो रही। लेकिन उसके साथ साथ में कई जगह लोगों को छूटें मिल रही हैं, तो आप क्या नज़रिया है उस बारे में? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको और रेडियो जागो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें और हमारे महाविद्यालय को ये अवसर प्रदान किया कि हम यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर सकें। जैसा कि आपका प्रश्न है कि ITR में इस बार हमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई विशेष छूट नहीं मिली है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में या पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने कई ऐसे बदलाव लाए हैं, एक पुरानी कर व्यवस्था को बदल करके नई कर व्यवस्था में लेकर के आए हैं, जिससे आज 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई भी कर नहीं देना है, और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन्हें 7,50,000 तक के वेतन पर कोई भी कर नहीं देना है, जिसमें हमारा पूरा मध्यम वर्गीय परिवार आ जाते हैं। और ITR भरने की प्रक्रिया भी इसलिए आसान हो गई है क्योंकि हमें डिडक्शंस नहीं लेनी है, हमें एग्जम्पशंस नहीं देखनी है, और जो रिटर्न भरने की प्रक्रिया का जो ऑनलाइन माध्यम पोर्टल है उसको भी लगातार बदला गया है। पोर्टल में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे एक साधारण व्यक्ति इसको पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या किसी इनकम टैक्स के प्रोफेशनल के पास जा करके कुछ फ़ीस दे करके ITR फाइल करना होता था, आज हम उसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर पा रहे हैं, और बहुत आसानी से आज हमारे MCOM के स्टूडेंट्स भी ITR भरना जान पा रहे हैं, और उसके बारे में वो बहुत आसान तरीका कर दिया गया है। और इसी का ये कारण है कि एक बड़ी संख्या में ITR भरने वालों की वृद्धि हुई है। इससे कर के जो प्रावधान उनमें पारदर्शिता आई है, सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्यक्ष कर संग्रह है उसमें एक विशेष तौर पर बड़ी वृद्धि हुई है। तो आप कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है जी। तो अब की बार जो है टारगेट रखा गया है कि 30 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का। तो ये जो टैक्स कलेक्शन है, आप कॉमर्स के प्रोफेसर के नाते इसको किस तरीके से लेते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, देश को प्रगति के नए आयाम खोलने में ये जो टैक्स है उसकी क्या भूमिका रहती है? एक आम आदमी इसको किस तरीके से ले? हमसे टैक्स लिया जा रहा है, वो हमको एमिनिटीज़, हमको सुविधाएं, हमारे जीवन यापन करने के लिए जो गरीब लोग हैं, जो युवा शक्ति है, उनको उससे कैसे मिल रहा है? तो उसको किस लाइट में आप लेते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं?
देखिए सर, निश्चित रूप से जो भी राजस्व संग्रह होता है उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो टैक्स होता है। और हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में जो लगातार वृद्धि हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ा लक्ष्य फिर से रखा गया है इस बार, और निश्चित रूप से इसे हम प्राप्त कर लेंगे। और सरकार जो हमारे ढांचागत विनियोग में लगातार वृद्धि कर रही है, सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में लगातार खर्च कर रही है, वो खर्च करने के लिए जो उसका बैकग्राउंड है वो हमारा कर है। अगर हमारे राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी, हमारे कर में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से सरकार को सहायता मिलती है, हमारे घाटे में कमी आती है, हमें विदेशों से या अन्य तरह से ऋण लेने में कमी आती है। और हम सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हमारा वो तबका जो कर नहीं दे रहा है, जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जिनके लिए विशेष रूप से तमाम सारी स्कीम लगातार सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में गैस सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडाइज हमें बिजली दी जा रही है। इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए वंचित वर्ग को या राष्ट्र के समस्त लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके लिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों का ही विशेष महत्व है, जो निश्चित रूप से सरकार प्राप्त करेगी। समिता मिश्रा जी, ये युवा आजकल क्या सोचते हैं? मतलब आप जैसे एमकॉम कर रही हैं, एमकॉम करने के बाद क्या युवा अपना काम करने की बात भी सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी की बात सोचते हैं? बिल्कुल सर, स्टार्टअप इंडिया इस बार जो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, इस तरीके से कई सारे मिशंस हैं जो सरकार ने लागू किए हैं और चलाए हैं, और बताया है कि एक युवा कहीं नौकरी मांगने की जगह अगर नौकरी दाता यानी नौकरी देने वाला बन जाता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा युवा के लिए होगा जी। तो आपने ये बताया कि जो युवा है वो लोग स्टार्टअप के जरिए अपना काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो आपने आज के बजट में इन स्टार्टअप्स को जो अभी तक छूट मिल रही थी वो सिर्फ 2024 तक थी, यस सर। इसको आज बजट में 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। यस सर। तो आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? सर ये बहुत सराहनीय कदम है, और सर इस बार ये पहले बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे युवा हैं वो स्टार्टअप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले सर पिछली अर्थव्यवस्थाओं में या पिछली बार हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो हम गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि युवा जो हैं वो हमारे खुद की अपना व्यवसाय शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकें। स्पेसिफिकली सर कोचिंग सेंटर डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, तो कोचिंग सेंटर्स जो इंक्रीज़ हुए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे सर कोचिंग सेंटर्स में अगर हम नाम लें तो खान सर का नाम बहुत रहता है, अलग सर का नाम फिज़िक्स वाला, तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो युवा हैं उनके अंदर भी उतना ही उत्साह बढ़ा है कि हम ये कर सकते हैं। तो आप तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो टैक्स अभी तक लिया जा रहा था स्टार्टअप पे छूट थी, यस सर, और उस छूट को आज के बजट में 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यस सर। तो आप जो है इससे फायदा मानती हैं या इसको नुकसान मानती हैं? सर अगर छूट को देखा जाए तो अगर कोई स्टार्टअप करने वाला होगा तो बिल्कुल उसको फायदा मानेगा। हाँ, तो आप ये आपका कहना है कि अगर युवा लोग अपना काम करने के लिए हैं तो सरकार के आज के बजट में उनको प्रोत्साहन प्रदान किया गया। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बात। तो ये अभी आप बता रही थी जैसे कि प्रोत्साहन प्रदान किया गया है युवाओं को, और किस तरीके के आज के बजट में वो किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? आपके घर में किसान है कोई? यस सर। तो खेती किसानी के लोगों को आज के बजट से क्या लाभ होता दिखलाई पड़ रहा है? सर आज जो बजट में मेन फोकस किया गया 4 चीज़ों पे, यूथ पे, वुमेन पे, फार्मर पे और जो गरीबी पे, तो इन 4 चीज़ों पे ही फोकस किया गया है। और इसमें कहा गया है कि मतलब महिलाओं के लिए भी पहले क्या था, इंटर तक कर लिया लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो 28% तक इंक्रीज हुआ उनका इनरोलमेंट, उसमें इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से यूथ के लिए भी ये जो आपने भी बताया था कि छूट दी गई है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन उनको मिलेगा। सर ने भी बताया था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर वाला जो फार्मर है वो मिडिल क्लास में ही आ जाते हैं और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर उनकी ओवरऑल इनकम देखो इससे भी कम रह जाती है, जिनके पास ज़्यादा लैंड है तो उनकी लगभग इतनी हो जाती होगी, बाकी तो मजदूर वाले सेक्टर में आ जाते हैं, लेबर वाले, तो जो उनके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि चाहे जितनी भी लैंड हो लेकिन फार्मर उतना ग्रो अप नहीं कर पा रहा है, बाकी जितना कर रहा है, क्योंकि एक ये होता है फार्मर कि जो है इनकम का कोई वो नहीं होता कि हाँ होगी ही होगी, लेकिन जो सर्विस वाले वो चाहे जैसी भी हो उनका ये इतना होता है कि मंथली इतना आएगा, हमें ऐसा करना, उनका बजट बना रहता है। लेकिन फार्मर के लिए ये नहीं होता है, तो उनके लिए यही है 7 लाख पे जो छूट दी गई है टैक्स में, पहले भी यही आया था और अभी भी, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया।
तो कृष्ण कुमार कनौजिया जी, इस बार के बजट में किसानों के लिए एक तो सिंचाई योजना पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उसमें छूट दी गई है। और जैसे आप देखते हैं कि आजकल ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर पावर को बहुत बढ़ावा दिया गया है, तो उस पे किसानों को छूट की बात कही गई है। और यूरिया सब्सिडी जो 1,64,000 करोड़ रुपए अब की बार प्रावधान रखा गया है इस बजट में यूरिया के लिए सब्सिडी देने में, तो ये सिंचाई के लिए 11,391 करोड़ रुपए और यूरिया के लिए सब्सिडी 1,64,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, इसको आप सरकारी पैसे का क्या मानते हैं? सरकार का सही निर्णय है, किसानों के हित में है या नहीं? मैं तो इसे पूर्ण रूप से किसानों के हक में मानता हूँ जी। किसान जो हैं पूरे अर्थव्यवस्था की एक बोन है और इनको अगर हमने सही समय पे सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की, देखिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में। जी। मैं खुद भी एक किसान परिवार से आता हूँ, तो उपज को अगर सही रूप से उसको कहते अनाज में कन्वर्ट करना है अगर हमें, तो खाद और पास की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है आपको। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इन पे और दे रही, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है किसानों के लिए, जिससे उपज बढ़ेगी हमारी। दूसरी बात सिंचाई, देखिए बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुँचता है, या बहुत से ऐसे किसान हैं जो सिंचाई का जो माध्यम जो है वो नहरों के अलावा भी जैसे कुएं हैं या और चीज़ें भी डिपेंड करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि जो किसान की लागत है वो इससे घटेगी सरकार के निर्णयों से? जी बिल्कुल। और उत्पादकता बढ़ेगी? जी हाँ। और किसान लाभ की स्थिति में रहेगा? जी। ये आपका कुल मिलाकर के इनसे मानना है? जी। तो कुल मिलाकर के आज आप सब लोगों ने यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए और किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के और साथ साथ देश के गरीब मजदूरों के हित में सरकार द्वारा जो इस आज के बजट में निर्णय लिए गए, उनको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आप लोग लेते हैं। और ये सबका ये मानना है कि आज का बजट आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से मजबूती देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से प्रगति हुई है, उसको अगर देखा जाए तो आज का बजट 2047 के भारत की दिशा और उसकी दशा को सुधारने वाला बजट कहा जा सकता है। तो मैं अभय शंकर गौड़, रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आप सभी का, स्मिता मिश्रा जी का, शुभी चतुर्वेदी जी का, रवि अग्रवाल जी का और कृष्ण कुमार कनौजिया जी का, जो चारों लोग आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हरदोई के हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक सकारात्मक बजट पर चर्चा में भाग लिया। धन्यवाद।